CH-54 सीड की एज सेरेमनी। समायरा वही उसके पीछे खड़ी हुई थी। आरव को अपना जैकेट निकलकर जमीन पर रखता देख उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ गई। जब वो दोनों छोटे थे तो आरव उसे खेलने के लिए आए दिन अलग अलग जगहों पर ले जाता था। वो खुद तो जमीन पर कहीं भी बैठ जाता था, लेकिन समायरा को हमेशा अपने कपड़े गंदे होने का डर लगा रहता था और उसे खड़े रहना पड़ता था। इसलिए आरव कुछ ना कुछ साफ ढूंढकर जमीन पर बिछा देता ताकि वो उस पर बैठ सके। कई बार तो वो समायरा के लिए अपनी जैकेट भी जमीन पर बिछा दिया करता था। देखा जाए तो आज इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया था। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि कल तुम मैजिक फाइट में मत जाओ। सीड तुम्हें चोट पहुंचाए बिना नहीं मानेगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। वो पापा की हर बात मानता है और पापा की तरफ अगर कोई नजर उठाकर भी देख लेता है तो वो उसे माफ नहीं करता। तुमने तो पूरे स्कूल के सामने उनसे बदतमीजी की थी। आरव, वो तुमसे नफरत करता है। वो तुम्हारी जान लेकर ही मानेगा। ये मैजिक फाइट तुम्हें सबक सिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जान लेने के लिए है। मेरी बात मानो और कल वहां मत जाओ। समायरा अब भी पीछे खड़ी हुई थी। उसकी आवाज में कुछ था जो आरव समझ नहीं पा रहा था। तुम्हारे पापा ने कुत्ता तो अच्छा पाल रखा है, वो जिसे भी बोलेंगे वो उसे काट लेगा। देखते हैं कल वो सिर्फ भौंकता है या फिर कुछ कर भी पाता है। आरव सीड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मैजिक फाइट में उसे मजा चखाना चाहता था। सीड सच में बहुत अजीब है। मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पापा आखिर उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं और उसको इतना बढ़ावा क्यों देते हैं, समायरा ने कहा। तो फिर अच्छी बात है, कल उसे सबक सिखाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें भी कल बहुत मजा आएगा, आरव ने हंसते हुए कहा। आरव, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है और ना ही ये कोई छोटे बच्चों के बीच होने वाली लड़ाई है। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं चाहती कि कल तुम वहां मैजिक फाइट के लिए जाओ। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, समायरा ने अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा। समायरा, क्या तुम इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गई हो? आरव समायरा की बात सुन तो रहा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। समायरा ने भी आरव की बात पर ध्यान ना देते हुए कहा, आरव, कल मैजिक फाइट में मत आना और फिर मैजिक एग्जाम के बाद सीधा किसी मैजिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाना। तब तक मैं सिंह फैमिली की बागडोर अपने हाथों में संभाल लूंगी ताकि तुम वापस आओ तो तुम्हें कोई कुछ भी ना कह सके। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करना चाहती हो समायरा, मैं अब इस मैजिक फाइट से पीछे नहीं हट सकता। मैंने अपनी जबान दे दी है, इसलिए कल मुझे वहां जाना ही होगा। अगर मैं मैजिक फाइट से भाग गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे भगोड़ा कहेंगे। तुम्हें ये बर्दाश्त होगा, लेकिन मुझे नहीं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और समायरा को देखकर वो हैरान रह गया था। तुम गुस्से में समायरा का पूरा चेहरा लाल हो गया था और वो खुद को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। समायरा सच में आरव की मदद करना चाहती थी लेकिन वो उसकी सारी बातों को मजाक में ले रहा था। इस लड़के को समझ में क्यों नहीं आता कि मैं इसकी जान बचाना चाहती हूँ। एक तो पहले पापा के साथ बदतमीजी की और फिर इस मैजिक फाइट में जाकर इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। ये क्यों नहीं समझता कि ये वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। सीड इसे वहां से बचकर नहीं आने देगा तो फिर ये मेरी बात मानकर यहां से भाग क्यों नहीं जाता, उसने मन ही मन सोचा। वो समझ चुकी थी कि वो आरव को इस मैजिक फाइट से जाने से नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो वहां से चुपचाप चली गई। भाई आरव, मैंने सुना समायरा आपको ढूंढ रही थी, लकी ने आरव को मैसेज करके पूछा। हाँ, ढूंढ तो रही थी, आरव ने जवाब दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि समायरा आपको इतनी रात गए ढूंढ रही थी, लकी ने पूछा। लकी, वो अब भी तेरे भाई को पसंद करती है। वो ये बोलने आई थी कि कल मैं मैजिक फाइट में ना जाऊं, नहीं तो राजा वीर सिंह और सीड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बार बार कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि मुझे कोई चोट पहुंचे। साफ दिख रहा था कि उसे अब भी मेरी कितनी फिक्र है। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। हाँ लकी, वो तो ठीक है लेकिन समायरा चाहती है कि मैं किसी कुत्ते की तरह ये शहर छोड़कर भाग जाऊं। भाई, मुझे लगता है सच में आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो सीड बेहद ताकतवर और सनकी इंसान है। समायरा सही कह रही है। आखिर वो दिन भी आ गया था जब आरव और सीड के बीच मैजिक फाइट होने वाली थी। आरव की मां को सुबह से ही सिंह हवेली से ढोल नगाड़ों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। एक के बाद एक बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां सिंह हवेली के गेट के अंदर जाते हुए नजर आ रही थी। ये सुनकर कि आरव सीड से मैजिक फाइट करने वाला था, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के अंदर जाने वाला था, उसने पास ही कुछ जाने पहचाने लोगों को खड़ा हुआ देखा। अब वो उन्हें देखकर वहीं खड़ा हो गया। ऋत्विक, वेदांत, तुम लोग आखिर आ ही गए। मैं कितनी देर से तुम सबका इंतजार कर रही हूँ। चलो अब जल्दी अंदर चलो। हमारी हवेली में शहर के सबसे अच्छे बावर्ची काम करते हैं और आज तो इतना अच्छा खाना बना है कि मैं गारंटी देती हूँ कि तुम लोग अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाओगे।
मायरा दरवाजे के पास खड़े होकर ऋत्विक और वेदांत का स्वागत कर रही थी। मायरा, तुम्हारी बदौलत ही तो हमें आज सिंह फैमिली के बावर्चियों के हाथ का खाना खाने मिलेगा। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। वेदांत ने अपने गुदगुदाते हुए पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। यार, मुझे बुरा लग रहा है कि अरेंद्र को कोई काम था, नहीं तो वो भी तुम्हारी लाइफस्टाइल देख लेता और फिर कोई भी उसे तुम्हें डेट पर ले जाने से नहीं रोक पाता, ऋत्विक ने मायरा को चिढ़ाते हुए कहा। मायरा ने गुस्से से ऋत्विक को आंखें दिखाई, लेकिन सच बात तो ये थी कि मायरा को भी बुरा लग रहा था कि अरेंद्र आज वहां नहीं आ पाया था। अरे, क्या वो अरेंद्र है? मायरा ने एक लड़के की तरफ देखते हुए सोचा। उसकी कदकाठी बिल्कुल अरेंद्र जैसी ही थी, लेकिन जब उसने उस लड़के की तरफ ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये अरेंद्र नहीं बल्कि आरव था, यानी वो लड़का जिससे मायरा सबसे ज्यादा नफरत करती थी। मैंने इसे अरेंद्र कैसे समझ लिया? ये तो बदतमीज आरव है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसके अंदर आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से कि ये सीड का सामना कर सके। खैर, मुझे क्या, वैसे भी सीड आज इसे अच्छा सबक सिखाने वाला है, मायरा ने मन ही मन सोचा। तो तुम आ ही गए, मायरा ने आरव को गुस्से से घूरते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, आज का नाश्ता तो यही करना था, आरव ने भी पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मायरा को तुरंत गुस्सा आ गया। आखिर इस लड़के ने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं तो कहती हूँ काश सीड इसे आज हॉस्पिटल ही पहुंचा दे। मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं सीड से कहूंगी कि वो तुम्हें ज्यादा चोट ना पहुंचाए, मायरा ने आरव को ताना मारते हुए कहा। तो तुम अब भी पुरानी बातों को लेकर गुस्सा हो? वैसे कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। बचपन में तो कृष्णा भी गोपियों के वस्त्र चुराते थे और तब मैं तो सिर्फ 5 साल का था, आरव ने कहा। तुम्हें तो आज सीड ही सबक सिखाएगा। इतना कहकर मायरा गुस्से में वहां से चली गई। मायरा को चिढ़ाने के बाद आरव फिर से हवेली के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। कोई कुछ भी कहे, आज वो भी एक VIP इंसान था। एक काम करता हूँ, बैठूंगा बाद में, पहले जो इतना कुछ खाने में है वो चख लेता हूँ, आरव ने सोचा। ये इतना घमंडी लड़का कौन है? ऋत्विक ने पूछा। मुझे तो किसी बड़े परिवार का मैजिशियन लगता है, तभी तो हमारी मायरा से ऐसे बात कर रहा था, वेदांत ने कहा। कौन सा बड़ा परिवार? वो सिंह परिवार के कई कंपनियों में से एक कंपनी में काम करने वाले का बेटा है, जिसने राजा वीर सिंह के साथ बदतमीजी की थी और जो आज सीड के साथ मैजिक फाइट करने वाला है, मायरा ने गुस्से में कहा। अरे भाई, आजकल के जवान लड़के इतने ज्यादा एटीट्यूड में क्यों रहते हैं? वेदांत ने कहा। लेकिन सारे लड़के ऐसे नहीं होते। तुम हमारी टीम के समनिंग मैजिशियन अरेंद्र को ही देख लो और वो कितना अच्छा है। मायरा, मैं तो कहता हूं तुम जल्द से जल्द अरेंद्र को अपने दिल की बात बता दो। अगर किसी और लड़की ने पहले प्रपोज कर दिया तो तुम्हारा पत्ता कट जाएगा, ऋत्विक ने कहा। ऋत्विक, तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो, और वैसे भी मैंने उसे बुलाया तो था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। मैं तो उसे समझ ही नहीं पाती हूँ, मायरा ने शर्माते हुए कहा। हवेली के अंदर जाते वक्त आरव ने ऋत्विक, वेदांत और मायरा को उसके बारे में बातें करते सुन लिया था और वो सोच रहा था कि अगर उन्हें पता चल जाता कि वही अरेंद्र था तो वो उसके बारे में क्या सोचते। मुझे अभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे सिर्फ अपनी जादुई शक्तियों पर फोकस करना है और उस सीड और राजा वीर सिंह को सबक सिखाना है, आरव ने खुद को समझाया। आरव ने अंदर आते ही देखा कि एक बड़े से हॉल में कई सारी टेबलें लगी हुई थी और उन पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। आरव जो सुबह से ही भूखा था, इतनी सारे अच्छे अच्छे खाने की डिशेज देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो बस खाना शुरू ही करने वाला था कि उसकी नजर एक हैंडसम मूंछों वाले इंसान पर पड़ी, जो चारों तरफ से कई सारी जवान लड़कियों से घिरा हुआ था। आरव, तुम यहाँ फ्री का खाना खाने आए हो? उस मूंछों वाले इंसान ने आरव से कहा। आर्मी चीफ, क्या आप भी यहाँ फ्री में खाना खाने आए हो? आरव ने नहीं सोचा था कि मिस्टर सूर्यांश भी यहाँ आए होंगे। इतने वक्त बाद वो उन्हें देखकर खुश था। आरव, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, मिस्टर सूर्यांश ने हंसते हुए आरव को उन लड़कियों से दूर खींचते हुए कहा। तुम अपनी पढ़ाई स्कूल में खत्म कर लेने के बाद आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? वैसे अगर तुम्हें किसी अच्छी मैजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो हम तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठा लेंगे। मैं बखूबी जानता हूं कि तुमने राजा वीर के साथ बदतमीजी की है, लेकिन मैं ये गारंटी लेने को तैयार हूं कि सरकार इन सब से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और सही समय आने पर तुम देखना, तुम इन सब लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। फिर तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहली बार नहीं था जब मिस्टर सूर्यांश आरव को आर्मी में शामिल करना चाहते थे। पहले भी कई बार ऐसा करने की कोशिश वो कर चुके थे और आरव को तो ये भी लगता था कि वो उसे सिर्फ अपनी डिफेंस शील्ड वापस लेना चाहते थे, इसलिए आर्मी ज्वाइन करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे।
लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि आरव की जादुई शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं और ये भी एक वजह थी कि मिस्टर सूर्यांश उसके इतना पीछे पड़े हुए थे। नहीं, रोज रोज किले में रहकर मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे तो अभी बड़े शहरों में घूमना है और बहुत सारी नई नई चीजें करनी है। आरव ने उनका ऑफर एक बार फिर ठुकराते हुए कहा। आखिर बड़े शहरों में क्या रखा है? ट्रैफिक, जगह जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहां तो सांस लेने के लिए भी साफ हवा भी नहीं है। और यहाँ किले के आसपास सब कुछ कितना सुंदर है, हरे भरे पेड़, खुशबूदार फूल और हवा में कितनी ताजगी है। और ज्यादा से ज्यादा रही बात खाने की, तो तुम थोड़े थोड़े वक्त में शहर के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लिया करना। मिस्टर सूर्यांश ने आरव को मनाते हुए कहा। मैंने बोला ना, मुझे आर्मी ज्वाइन नहीं करनी, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आरव अपनी बात पर टिका हुआ था। ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा, लेकिन जब तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? और अब सीट तुम्हें मार भी डालेगा ना, तो भी मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। मिस्टर सूर्यांश को आरव पर गुस्सा आ रहा था। मिस्टर सूर्यांश अपने शहर में इतने मशहूर थे कि जिस भी मैजिशियन को वो आर्मी में लेना चाहते थे, वो उन्हें आसानी से मिल जाता था। लेकिन ये एक आरव ही था जो उनकी इतनी मिन्नतों के बाद भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। आरव वहां से जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर सूर्यांश ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से दबाने लगा। चीफ, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आप जबरदस्ती मुझसे आर्मी ज्वाइन करवाएंगे? आरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। मिस्टर सूर्यांश इस वक्त बेहद सीरियस नजर आ रहे थे। उनके माथे पर चिंता की कुछ लकीरें भी दिख रही थी। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। कौन सी बात? आरव ने पूछा। जब तुम उस सीट से मैजिक फाइट करो तो बहुत अलर्ट रहना और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना, मिस्टर सूर्यांश ने कहा। मतलब? आरव ने पूछा। मतलब वही जो मैंने कहा, मैजिक फाइट करते समय अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना। इससे पहले कि आरव कुछ और पूछ पाता, मिस्टर सूर्यांश के पास कुछ लोग आकर खड़े हो गए, जो देखने में बहुत ही क्लास के लग रहे थे। मिस्टर सूर्यांश भी उनसे ऐसे बात करने लगे जैसे कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हों। आरव बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार मिस्टर सूर्यांश एक ही चीज क्यों बोल रहे थे। कुछ ही देर बाद मिस्टर अनिरुद्ध, प्रिंसिपल चंद्रशेखर, मिस्टर अभिनव जैसे बड़े तबके के लोग वहां आने लगे थे और राजा वीर सिंह को सबसे मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। प्रिंसिपल चंद्रशेखर इस मैजिक फाइट में स्कूल की तरफ से आए थे। मिस्टर अनिरुद्ध हंटर यूनियन के हेड थे और मिस्टर अभिनव मैजिक एसोसिएशन की तरफ से आए थे। इस शहर में उनका दर्जा भी प्रिंसिपल चंद्रशेखर और मिस्टर अनिरुद्ध के बराबर ही था। मिलिट्री की तरफ से मिस्टर सूर्यांश आए थे और ये आसानी से कहा जा सकता था कि वो इन सब लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर मैजिशियन थे। उन्हें इस शहर का सबसे अच्छा बैटल मैजिशियन माना जाता था और राजा वीर सिंह को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सिंह फैमिली के हेड थे। इन सभी को देखते देखते आरव को एहसास हुआ कि कभी न कभी वो इन सारे बड़े बड़े लोगों से मिल चुका था। क्या इसका मतलब ये था कि वो भी शहर का एक बड़ा आदमी बन गया था? आरव ऐसा कुछ भी नहीं सोचता था, बल्कि उसे अच्छे से पता था कि वो इन सब लोगों से अभी बहुत दूर था। ये सब लोग उस पर सिर्फ इसलिए ध्यान दे रहे थे क्योंकि वो एक टैलेंटेड स्टूडेंट था और अपनी उम्र के बाकी लोगों से कई गुना बेहतर था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से पास आउट होकर इस समाज में अपना पहला कदम रखता, तो शायद ये सारे लोग उसे भूल जाते। बाकी के 3 मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मिस्टर महेश, मिस पूजा और मिस्टर राकेश भी यहाँ आए हुए थे। आरव को किले के गार्ड से पता चला था कि इनकी जादुई शक्तियां हंटेड टीम के कैप्टन विक्रांत से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। इसका मतलब ये था कि ये लोग बस इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने वाले थे और इस शहर में एक इंटरमीडिएट लेवल मैजिशियन होना एक बहुत ही बड़ी बात थी। राजा वीर सिंह जैसे लोग हमेशा यही कोशिश करते थे कि ऐसे मैजिशियन उनके लिए काम करे, और सच कहा जाए तो अगर आरव एक इंटरमीडिएट लेवल मैजिशियन बन जाता तो फिर राजा वीर सिंह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। इस शहर में इंटरमीडिएट मैजिशियंस को उंगलियों में गिना जा सकता था।